हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस। और आज हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म मेथड। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको बता देता हूं कि यूनिट नंबर 1 के अंदर हम अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके मैट्रिक्स के इनवर्स को कैलकुलेट किया। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट किया यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में हमने मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट किया यूजिंग इक्लियन फॉर्म मेथड। और आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग नॉर्मल फॉर्म मेथड, या जिसको हम कैनोनिकल फॉर्म मेथड भी कहते हैं। तो यहां पर आपको करना क्या है, आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उस क्वेश्चन के अंदर आपको मैट्रिक्स गिवन होगी और आपको उस गिवन मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप दोनों का यूज कर सकते हैं। यानी कि मैट्रिक्स को अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन का यूज एक ही क्वेश्चन के अंदर कर सकते हैं। इससे पहले जब हमने इनवर्स कैलकुलेट किया था मैट्रिक्स का, तो वहां पर हमने देखा था कि हम केवल एक ही टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना है तो या तो आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। एक ही क्वेश्चन के अंदर आप दोनों का यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली हमने लास्ट लेक्चर में रैंक को कैलकुलेट किया था इक्लियन फॉर्म मेथड से। तो वहां पर भी हम केवल एक ही टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं और वहां पर हमने यूज किया था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आज के लेक्चर में जब हम गिवन मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर हम एक ही क्वेश्चन के अंदर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज भी करेंगे और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज भी करेंगे। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है मैट्रिक्स की। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो मैंने यहां पर कुछ स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म लिखी हुई है मैट्रिक्स की। देखिए फर्स्ट है आई आर। यहां पर आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब जो मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म होती है उसमें आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखने को मिलेगी। तो ये हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है आई आर। उसके बाद ये सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है आई आर। और यहां पर जो ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं ये तीनों ओ है। ओ मतलब नल मैट्रिक्स, ये भी नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स है और ये भी नल मैट्रिक्स है। थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ये आपके पास आई आर और ओ। उसके बाद ये आई आर और नीचे क्या है ओ। तो ये हमारे पास चार स्टैंडर्ड फॉर्म होती है नॉर्मल फॉर्म। तो आपको क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगी उसको आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इन चारों में से कोई ना कोई फॉर्म आपको मिल जाएगी, ये कंफर्म है। अब यहां पर आई का मतलब तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन यहां पर ये आई आर, जो आर लिखा हुआ इसका क्या मतलब है। एक्चुअल में यहां पर जो आर है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है ना। अगर मान लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आर है ये गिवन मैट्रिक्स की रैंक होगी। यानी कि जो ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होगा वही उस मैट्रिक्स की रैंक भी होगी। तो आपको करना क्या है, आपको अपने गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो जब आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इनमें से कोई ना कोई नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगी। अब यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कि आपको ये वाली नॉर्मल फॉर्म कब मिलेगी। ध्यान से देखिए जरा। देखिए जो फर्स्ट वाली नॉर्मल फॉर्म है ना, ये केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही आपको मिलेगी। अगर आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं है, तो ये वाली फॉर्म आपको कभी नहीं मिलेगी। ये फॉर्म केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलेगी। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स का। मान लीजिए मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब क्वेश्चन में स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, गिवन है। और हमने क्या किया,
उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। किसी भी गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम लेक्चर नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। तो आपको गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मान लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर 4x4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है और हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहां पर मैं एक 4x4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूं। 1 0 0 0, उसके बाद यहां पर आएगा 0 1 0 0, देन 0 0 1 और 0, और यहां पर आएगा 0 0 0 एंड 1। तो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 4x4 का है। अब जरा ध्यान देना, देखो क्वेश्चन में तो आपको 4x4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन होगी। आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह की मैट्रिक्स आपको मिलेगी। बात समझ में आ गई? अब ये जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसको I4 लिख सकता हूं? बिल्कुल, हम इसको लिख सकते हैं I4। बात समझ में आ रही? तो अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है, तो आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। जब आप उसको कन्वर्ट कर देंगे तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, है ना? अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 4x4 का है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब जो क्वेश्चन आपको गिवन था, उस क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स आपको गिवन थी, उस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई? उस मैट्रिक्स की रैंक हो गई 4, क्योंकि यहां पर जो लिखा होगा नंबर, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही उस मैट्रिक्स की क्या होगी? रैंक होगी। अब यहां पर काफी सारे स्टूडेंट ऐसा सोच सकते हैं कि सर इसको कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा, तो उसकी रैंक हमें डायरेक्ट पता चल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए, मान लीजिए आपको 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन थी, आपने उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की, और जब आपने कन्वर्ट किया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर जीरो आ जाए। बात समझ रहे हो? यहां पर जीरो भी तो आ सकता है। तो अब ये देख के बताओ, क्या ये 4x4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? तो आप कहेंगे कि सर ये 4x4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाई दे रही होगी। अब जरा ध्यान से देखो, देखो ये 4x4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं बन पाई, लेकिन इस मैट्रिक्स के अंदर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रेजेंट है जिसका ऑर्डर है 3x3 का। बात समझ में आ रही है? कितना ऑर्डर है? 3x3 का। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखो। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए, देखो ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3 का, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं I3। बोले बात समझ में आ रही? इसके प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया? I3 लिख दिया, क्योंकि इसका ऑर्डर 3x3 का है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? 3x3 ऑर्डर की है। अच्छा, उसके बाद देखो, यहां पर देखो, ये एक मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है जिसके अंदर तीनों जीरो। देखो यहां पर एक मैट्रिक्स तो ये मिल गई हमें आइडेंटिटी, एक मैट्रिक्स यहां पर आपको दिखाई दे रही है, ये भी एक अपने आप में एक मैट्रिक्स है। और कैसे मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स है। नल के साथ साथ ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो नल मैट्रिक्स होती है उसको हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस मैट्रिक्स की जगह पर मैं कैपिटल ओ लिख देता हूं। बोलो बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक नल मैट्रिक्स तो यहां पर भी लिखी है जो कि रो मैट्रिक्स भी है, तो ये भी क्या है? एक नल मैट्रिक्स है। देखो ये नल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आगे है और ये वाली नल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नीचे है। तो अगेन हमें एक नल मैट्रिक्स मिल गई। देखो इसका ऑर्डर था 3x1, आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं, यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है? 3x1 है, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना? आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक जीरो ये बच गया। तो देखिए ये जीरो अपने आप में भी एक नल मैट्रिक्स है। भाई जीरो है तो इसका मतलब क्या है? वो नल मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब यहां पर भी हमें एक नल मैट्रिक्स मिल गई। तो इसके अंदर हमें तीन नल मैट्रिक्स मिली और एक हमें मिली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जरा इस फॉर्म को और इस फॉर्म को कंपेयर करो, क्या ये दोनों फॉर्म सेम है? इसका मतलब हमारी गिवन मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गई? नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। और अब अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ रैंक कितनी है, तो इसकी रैंक 3 है, क्योंकि जो आर की वैल्यू होती है, जो आर की वैल्यू होती है वही मैट्रिक्स की रैंक होती है।
तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, और क्या हो सकता है इसमें, और क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, आपको जो गिवन मैट्रिक्स थी वो उसका ऑर्डर 4/4 था। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहां पर भी जीरो आ जाए। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी तो पॉसिबल है। तो क्या अब आपको यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाई दे रही है? तो अगेन आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पर दिखाई देगी और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/2 का। कितना होगा? 2/2 का। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो यहां पर 2/2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा। देखो यहां पर मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की। उसके बाद यहां पर एक नल मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन है तो नल, तो इसकी जगह मैंने कैपिटल ओ लिख दिया। यहां पर भी एक 2/2 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स है, इसकी जगह पर भी मैंने कैपिटल ओ लिख दिया। और यहां पर भी एक नल मैट्रिक्स है, तो इसकी जगह पर भी मैंने कैपिटल ओ लिख दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि 4/4 ऑर्डर की जो गिवन मैट्रिक्स थी, जब आपने उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो ऐसा हमेशा नहीं होगा कि 4/4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले या 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। तो मुझे लगता है अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो पहली फॉर्म कब बनेगी और दूसरी फॉर्म कब बनेगी, ये तो आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अभी तो मैंने स्क्वायर का एग्जांपल लिया था, अब एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास 3/4 ऑर्डर की, कितने ऑर्डर की? 3/4 ऑर्डर की एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर फिर से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही है, आपका डाउट भी एकदम सही है, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कोई भी हो, उसके अंदर कोई ना कोई स्क्वायर मैट्रिक्स भी तो होगी। भाई मैट्रिक्स के अंदर सब मैट्रिक्स तो होगी ना। बात समझ में आ रही है ना? तो 3/4 में भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसका मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी और उसी स्क्वायर मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिएगा जरा कैसे। देखो कन्वर्ट कैसे करेंगे ये तो मैं आपको क्वेश्चन में सिखाऊंगा, लेकिन यहां पर पॉसिबिलिटी बता रहा हूं क्या होगी। देखिए मान लीजिए आपके पास 3/4 की मैट्रिक्स है, तो 1 0 0, उसके बाद 0 1 0, 0 0 1 एंड 0 0 0। तो आपके पास एक 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी गिवन। आपने उस मैट्रिक्स को देखा और उस मैट्रिक्स में देखिए इसका ऑर्डर 3/4 था। तो अब 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करें? तो आपको क्या करना है इसके लिए? देखो आपको पूरी मैट्रिक्स पे नहीं देखना। देखो यहां पर अगर आप इतने पार्ट को देखें, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना 3/3 ऑर्डर की। तो आप इस 3/3 ऑर्डर की जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। बात समझ में आ रही? भाई यहां से तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल सकती है ना। तो आप आपकी मैट्रिक्स चाहे 3/4 ऑर्डर की हो या 4/3 की हो या 4/4 की हो या 3/3 की हो, आपको हमेशा गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको इन चारों में से कोई ना कोई नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहां पर आपने देखा कि 3/4 की मैट्रिक्स को जब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया तो हमें कुछ इस तरह की फॉर्म मिली और ये नॉर्मल फॉर्म है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां पर 3/3 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो जरा, ये नॉर्मल फॉर्म है। देखिए यहां पर एक 3/3 ऑर्डर की क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो I3 आ गया। उसके बाद इसके आगे एक ये नल मैट्रिक्स लिखी हुई है, नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल ओ। कौन सी फॉर्म बन गई? ये बन गई। बोले बात समझ में आ रही? ये वाली फॉर्म आपकी बन गई। क्लियर है? अच्छा, और क्या हो सकता है इसमें? और क्या पॉसिबिलिटी है जरा ध्यान से देखो। भाई जब आप उसको आइडेंटिटी गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर भी जीरो आ जाए। दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। और अगर यहां पर जीरो आ गया तो अब जरा ध्यान से देखो कि आपकी जो गिवन मैट्रिक्स है
उसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिफाई करो तो उसका ऑर्डर कितना है। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर 2/2 ऑर्डर की बनी है, तो अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए नॉर्मल फॉर्म, ये आ गया आपका I2 और ये देखो नल मैट्रिक्स है तो यहां पर आएगा O, अगेन नल मैट्रिक्स है, यहां पर भी आएगा O और अगेन नल मैट्रिक्स है तो यहां पर भी आएगा O। तो देखो ये जो आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है, इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है, इसमें भी कन्वर्ट हो सकती है। हाँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। इस फॉर्म में केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही कन्वर्ट हो सकती है। बात समझ में आ रही है, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही कन्वर्ट हो सकती है इस फॉर्म में। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स या तो इसमें कन्वर्ट होगी या इसमें कन्वर्ट होगी, इसमें और इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स कभी नहीं कन्वर्ट होगी। और जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है वो इसमें कभी नहीं कन्वर्ट होगी, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है और इसमें भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है। अच्छा, अब इसका ऑर्डर था 3/4। अगर मान लीजिए मैं 4/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लूं तो 4/3 ऑर्डर वाली जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है और इसमें भी कन्वर्ट हो सकती है। बात समझ में आ रही है। ये 3/4 थी तो इसलिए इस फॉर्म में कन्वर्ट हुई या इस फॉर्म में कन्वर्ट हुई। और अगर 4/3 की होगी तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी या फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो मेरे ख्याल से अब आपको मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म तो समझ में आ गई कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। अब क्वेश्चन करते हैं, तो जो आपके थोड़े बहुत डाउट बचे होंगे ना वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए नॉर्मल फॉर्म, अगर मैं रैंक की बात करूं तो रैंक कैलकुलेट करने का जो क्वेश्चन है ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर प्रीवियस 10 इयर्स के पेपर आप उठाएंगे तो प्रीवियस 10 इयर्स में 7 टाइम्स रैंक का क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है। मतलब लास्ट 7 पेपर्स में। बात समझ में आ रही है? तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी 90% चांस ये रहते हैं कि जो रैंक का क्वेश्चन आता है वो नॉर्मल फॉर्म मेथड से आता है, क्वेश्चन में लिख करके आता है यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। तो इसलिए आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इक्लियर फॉर्म का हम आगे चल के यूज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है और इसकी रैंक को कैलकुलेट करना है। इसका ऑर्डर कितना है भाई, इसका ऑर्डर है 2/3 का। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूं। मैट्रिक्स क्या है ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स है 1 1 1 3 1 1। दिस इज द गिवन मैट्रिक्स। इसको हमें कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। तो सीधी सी बात है हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। देखो अब यहां पर ध्यान से देखो जरा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है लेकिन इतना इतना पार्ट क्या है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना भाई, ये भी तो एक सब मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स की। तो हम इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। और आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो हमें डायगोनल एलिमेंट्स को क्या बनाना है, 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोजीशन पर जो भी एलिमेंट होगा उसको 1 बनाएंगे। बात समझ में आ गई। फिर इस 1 का यूज करके हम इसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबको बनाएंगे 0। मतलब आप इस 1 का यूज करके इसको भी 0 बनाएंगे, इसको भी 0 बनाएंगे और इसको भी 0 बनाएंगे। ठीक है ना। तो पहले इसको 1 बनाना, उसके बाद इसके नीचे 0 बनाने हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस 1 के सामने वाले जो नंबर है, इसका मतलब ये और ये, इनको 0 बनाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा कि आप इसको 1 बनाइए। दूसरा स्टेप क्या होगा, इस 1 के नीचे जितने भी नंबर लिखे सबको 0 बनाएंगे और इस 1 की हेल्प से बनाएंगे। ध्यान रखना 1 की हेल्प से ही बनाना है। उसके बाद इस 1 की हेल्प से इन तीनों को 0 बनाएंगे। बात समझ में आ गई। इतना काम कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहां पर जो भी नंबर लिखा होगा इसको 1 बनाएंगे और इसको 1 बनाने के बाद इसकी 1 की हेल्प से इसके नीचे दोनों नंबर को 0 बनाएंगे। फिर इसके 1 के सामने जो 2 नंबर लिखे हैं इन दोनों को भी 0 बनाएंगे। बोले बात समझ में आ गई। फिर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद यहां पर जो भी नंबर लिखा होगा उसको भी 1 बनाएंगे। हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे, बात अलग है कि वो 0 बन जाए। और ये जब 1 बन जाएगा
तो इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाएंगे और इसको भी 0 बनाएंगे। बात समझ में आ गई? अब हमारे पास लास्ट एक ये नंबर बचा है। हो सकता है ये पहले ही 0 बन चुका हो और हो सकता है कि ये 0 ना बना हो। अगर ये 0 नहीं बना तो हम इसको भी 1 बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमें अपने प्रोसेस करना है, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर इसके नीचे सबको 0 बनाएंगे, फिर इसके सामने सबको 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, इसके नीचे 0 बनाएंगे, इसके सामने 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, इसके नीचे 0 बनाएंगे, इसके सामने 0 बनाएंगे और लास्ट में इसको 1 बनाएंगे। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन को करने का प्रोसेस होगा। और अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ये कंफर्म है, कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, हमें यहां पर सबसे पहले इसको 1 बनाना है। लेकिन यहां पर तो आप कह लीजिए कि हमारा लक अच्छा है कि यहां पर ऑलरेडी 1 है, तो एक स्टेप हमारा बच गया। अब क्या करेंगे, इसको 1 बनाने के बाद इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे। तो चलिए इसको 0 बना लेते हैं। तो आपको क्या करना होगा, देखो ये कहां पर है, ये R2 रो में है। तो आप R2 रो में चेंज करेंगे और R2 रो में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, R2 प्लस, देखिए इस 3 में मैं क्या ऐड करूं कि ये 0 बन जाए, भाई -3 ऐड करो। और ध्यान रखना, इस 3 को 0 बनाना है इस 1 की हेल्प से। तो आप एक काम करो, R1 रो में -3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, क्योंकि जब आप इसको -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 बन जाएगा और 3 और -3 0 होता है। अब यहां पर ये ऑपरेशन को मैं अप्लाई कर देता हूं, देखिए कितना आएगा। तो 1 1 1 या ना, ये आ गया 0। अब यहां पर जरा ध्यान दो, यहां तो 0 आ गया, ठीक है, यहां कितना आएगा, देखो ये 1 है और इसमें ये -3 हो जाएगा तो -2 बचेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 1 1। अब क्या करना है, इसको R1 को -3 से मल्टीप्लाई करिए, तो -3 -3 -3 कितना आ जाएगा, 0 -2 -2, तो यहां पर आएगा 0 -2 -2। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। देखिए ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है तो आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट करने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन फिर भी आपको जैसे भी कंफर्ट लगे आप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने 1 के नीचे 0 बना दिया, 1 के सामने 0 बनाएंगे, तो हम इस 1 की हेल्प से इसको भी 0 बनाएंगे, इसको भी 0 बनाएंगे। और आप अच्छे से जानते हैं कि नॉर्मल फॉर्म में हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ है। एक ही क्वेश्चन के अंदर हम कॉलम भी लगा सकते हैं। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको 0 बनाने के लिए मैं C2 में चेंज करूंगा और C2 माइनस C1 कर दूंगा, C2 माइनस C1 करूंगा। उसके बाद C3 को 0 करने, इसको 0 करने के लिए C3 में से मैं C1 को माइनस करूंगा। अब यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप सामने 0 बनाते हो ना, सामने, तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती। देखिए जब आप 1 के नीचे 0 बनाओगे तब तो आपको कैलकुलेशन करनी होगी, लेकिन जब 1 के सामने 0 बनाओगे तो आपको कभी भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। देखो क्यों, ध्यान दीजिए इधर, ऐसा क्यों है, देखो अगर, अच्छा यहां पर इक्विवेलेंट का साइन लगा लेना, है ना। देखिए यहां पर हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो इक्विवेलेंट का साइन आ जाएगा। क्लियर है, चलिए। तो यहां पर आप देखो कैलकुलेशन क्यों नहीं करनी पड़ेगी, जरा ध्यान से देखो। भाई ये जो ऑपरेशन आपने लिखे हैं तो ये तो आपने सोच करके लिखे हैं ना, इनको 0 बनाने के लिए। तो मैं इनको 0 बना देता हूं, तो ये तो 1 है और ये 0 है। भाई C1 कॉलम में कोई चेंज नहीं है, ये और ये 0 बन जाएंगे, यानी कि सामने वाले दोनों नंबर बन जाएंगे 0। अब जरा ध्यान दो, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि C2 में से C1 माइनस करना है। अब -2 में से 0 माइनस करो, कितना आएगा, -2 आएगा। -2 में से 0 माइनस करो, कितना आएगा, -2 आएगा। इसका मतलब यहां पर भी -2 आएगा और यहां पर भी -2 आएगा। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर जब आप 1 के सामने वाले नंबर को 0 बनाते हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, नीचे वाला पार्ट, इसमें कभी कोई चेंज नहीं आता। ये एज इट इज नीचे कॉपी करना होता है। तो जैसे मैंने यहां से एज इट इज यहां कॉपी कर दिया, आपको भी यही करना है। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, अब देखो हमें इस एलिमेंट को बनाना है 1। क्या करना है, इसको 1 बनाना है। अब 1 यहां पर आप दो तरीके से बना सकते हैं। देखो एक तो आप ये कि C2 कॉलम को -2 से डिवाइड कर दो, ये 1 बन जाएगा, उसके बाद इसको 0 बना देना।
या आप R2 रो को -2 से डिवाइड कर दो तो ये भी 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा। आप दोनों में से कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो मैं यहां पर R2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं -1/2 से। बोलो बात समझ में आ रही है? इसको मैंने -2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। मुझे एक नई मैट्रिक्स मिलेगी और ये जो नई मैट्रिक्स होगी इसमें यहां पर 1 0 0 और यहां पर 0 1 1 ये आ जाएगा। भाई -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों 1 बन जाएंगे। चलिए अब इसके आगे देखो, अब इसके आगे यहां पर जरा ध्यान देना, हमने इसको 1 बना दिया, इसको 1 बना दिया। क्लियर है? इसको भी 1 बना दिया, इसको भी 1 बना दिया। तो हमें यही तो करना था। देखो हमें यहाँ पर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स थी, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हमें आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना था। तो इसको हमने 0 बना दिया, इसको हमने 0 बना दिया। ये 1 और 1 हमारे पास आ चुके हैं। तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बन चुकी और ये 2/3 की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर 2/2 से बड़ी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन भी नहीं सकती। तो अब आपको क्या करना है, ये जो 1 बचा है ना, इसको पहले आपको 0 करना है, तभी तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्जन होगा। अभी नॉर्मल फॉर्म नहीं है, अभी नॉर्मल फॉर्म नहीं है। तो आपको इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 कैसे बनाएंगे? ये 1 कौन से कॉलम में? C3 में। तो हम C3 में चेंज करेंगे, C3 में चेंज करेंगे और C3 में से देखिए ध्यान रखना, इसको 0 इसकी हेल्प से बनाएंगे। C3 में से C2 को कर देंगे माइनस और जैसे ही आप C3 में से C2 को माइनस करेंगे तो आपको नई मैट्रिक्स मिलेगी और इस नई मैट्रिक्स में देखो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं, सेकंड कॉलम में कोई चेंज नहीं, थर्ड कॉलम में 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा और 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आएगा। और अब यहां पर आप देख सकते हैं आपको नॉर्मल फॉर्म यहां पर दिखाई दे रही होगी। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा यहां पर नॉर्मल फॉर्म। देखिए नॉर्मल फॉर्म यहां पर बन चुकी है। ये देखिए इतना इतना पार्ट जो है हमारा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये नल मैट्रिक्स है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? देखिए इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये हमारी नल मैट्रिक्स है O। तो ये हमारी आ गई नॉर्मल फॉर्म। क्या है ये? नॉर्मल फॉर्म। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? नॉर्मल फॉर्म। तो इट इज अ नॉर्मल, इट इज अ नॉर्मल फॉर्म। तो हमने गिवन मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और जब गिवन मैट्रिक्स को आपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है तो यहां पर जो अब आप मैट्रिक्स की रैंक है वो लिख सकते हैं। तो गिवन मैट्रिक्स की जो रैंक है, मैं इस गिवन मैट्रिक्स को ए मान लेता हूं। तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हमने ए मान लिया। तो ए मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ गई? तो मैट्रिक्स ए की रैंक आ गई हमारे पास 2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी। हमें कौन सी वाली फॉर्म मिल गई एक बार और बता देता हूं, हमें ये वाली फॉर्म मिली है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब इस फॉर्म का हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इस बार मैट्रिक्स 3/3 की है और देखो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया ना, ये 2 मार्क्स में 2020 में 22 में एकेटीयू यूनिवर्सिटी में आ चुका है 2 नंबर में। और ये क्वेश्चन पहले भी 1-2 बार आ चुका है, ये कई बार रिपीट हो चुका 2 नंबर में ना। इस क्वेश्चन को देखिए, ये 2016 में आया था, है ना, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हमें यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स है ए और मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3 का। कितना ऑर्डर है? 3/3। तो सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को लिख लेता हूं 3 4 7 3 4 7 2 2 4 2 2 4 एंड -1 6 और 5। तो ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। 3 2 -1 4 2 6 7 4 5। क्लियर है? अब आगे देखो जनाब, क्या करना है। देखो भाई सबसे पहले तो यहां पर 1 बनाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर 1 नहीं है, यहां पर 1 नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो इसको 1 बनाते हैं। सबसे पहले कैसे बनाएंगे 1? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसको 1 कैसे बनाएंगे। इसको 1 बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, देखो एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर देखो -1 लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है, तो आप C1 कॉलम को C3 कॉलम से इंटरचेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, फिर -1 को
आप क्या करेंगे, -1 को प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप C1 कॉलम में से C2 कॉलम को माइनस कर दीजिए, तो 3 - 2 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। बात समझ में आ गई? ये हमारा हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि आप C1 कॉलम को या R1 रो को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो अगेन ये 1 बन जाएगा। तो 3 तरीके हैं इसको 1 बनाने के। बात समझ में आ रही है? तीनों में आसान कौन सा है? तीनों में आसान है कि अगर आप देखो, इसमें 2 तरीके आसान है, 3 में से 2 को माइनस कर दीजिए, ये भी आसान है, इंटरचेंज कर लीजिए, ये भी आसान है। क्या डिवाइड करने वाला आसान नहीं है? देखिए, अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएंगे फ्रैक्शन, तो आपको कैलकुलेशन फ्रैक्शन से करनी पड़ेगी, मतलब आपको कैलकुलेशन फ्रैक्शन में करनी पड़ेगी, और फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करना हमेशा थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हाँ, अगर आप कैलकुलेटर का प्रॉपर यूज करते हैं, तो आप कैलकुलेटर से फ्रैक्शन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप कैलकुलेटर का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, आपको कैलकुलेटर का यूज करने की ज्यादा आदत है, तो आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं और कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन को करने का तरीका होता है ना, कभी भी सेम नहीं होता। अलग-अलग स्टूडेंट अलग-अलग तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अलग-अलग टाइप के ऑपरेशन को लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेशन आपके सही होने चाहिए। आप कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, बस जो आपको अलाउ है उनमें से ही होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं C1 कॉलम में से C2 कॉलम को माइनस कर देता हूं। तो C1 में चेंज करना है मुझे, तो C1 में चेंज, और C1 में से मैं कर देता हूं C2 को माइनस। तो देखो क्या मिल जाएगा, ध्यान देना। तो हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, जो कि इसी मैट्रिक्स के क्या होगी, इक्विवेलेंट। तो C1 - C2, तो 3 - 2 1, 4 - 2 2, 7 - 4 3। बाकी दोनों कॉलम में कोई चेंज नहीं है, 2 2 4, और यहां पर है -1 6 एंड 5। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टेप तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ स्टेप नंबर 2, आगे देखिए क्या करें। अब देखो, ये 1 आ चुका है, तो इस 1 की हेल्प से हम इसके नीचे के दोनों नंबर को बनाएंगे 0। तो यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या करेंगे, देखिए, R2 में चेंज करेंगे, और R2 में देखो, इसमें मैं क्या ऐड करूंगी, ये 0 बन जाएगा, तो माइनस का 2R1 ऐड कर दीजिए। मतलब आपको इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है। तो अगर आप 1 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आसानी से 0 बन जाएगा, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए कितना आएगा। तो ये ऑपरेशन जब मैं यहाँ पर लगाता हूँ, तो ये ऑपरेशन लगाने पर मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। देखो, R2 में चेंज करना है, अच्छा एक और ऑपरेशन भी तो लगाना है अभी, दोनों को एक साथ, भाई इसको भी तो 0 बनाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, R3 में चेंज, R3 में चेंज, R3 प्लस माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R1, ये मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। और ऐसा करने से मुझे मिलेगा क्या, जरा ध्यान से देखो। तो मुझे एक नई मैट्रिक्स यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि ऊपर वाली मैट्रिक्स के क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, तो 1 2 और -1 आ जाएगा। सेकंड रो में चेंज है, देखो ये 0 बनेगा, है ना। आप यहां पर देखो, मैं लिख लेता हूं 2 2 6, ये मेरे पास सेकंड रो है। इसमें मुझे ऐड करना माइनस का 2R1, तो R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देते हैं, -2 -4 और प्लस का 2, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना आ जाएगा ये, देखो ये आएगा 0 -2 और 8, 0 -2 एंड 8। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, R3 में चेंज करना है। तो R3 में चेंज करेंगे, तो R3 कितना है, 3 4 5 है। इसमें आपको ऐड करना -3R1, तो -3 -3 -6, 3 से मल्टीप्लाई करना -6, और माइनस माइनस +3, कितना आएगा, 0 -2 और 8, तो 0 -2 एंड 8। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब आगे देखो जरा, इसके बाद क्या करना है। तो इतने स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब क्या ऑपरेशन लगाएं, है ना। देखो, हम इसको 1 बना चुके हैं, इन दोनों को 0 बना चुके हैं। अब हमें इसको और इसको 0 बनाना है इस 1 की हेल्प से। तो चलिए बना देते हैं। देखिए, तो हम क्या करेंगे, ये 0 कब बनेगा, मतलब हमें C2 में चेंज करना है और C3 में चेंज करना है। तो C2 में चेंज, C2 प्लस माइनस का 2 टाइम्स ऑफ C1। ये सीधी सी बात है। अगर आप
C2 में चेंज कर रहे हैं तो C2 -2 टाइम्स ऑफ C1। भाई ये 0 बनाना है तो आपको इसको -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर और सी इसको भी 0 बनाना है तो C3 में चेंज C3 प्लस C1, -1 को 1 में ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा। अब ये ऑपरेशन मैं यहां पर लगा देता हूं, देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा। तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी जो कि फर्स्ट मैट्रिक्स की क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। कितना आएगा जरा ध्यान देना। C2 और C3 में चेंज करना है तो पहले मैं C1 को एज इट इज लिख लेता हूं 0 0। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, जब आप सामने वाले 0 बनाएंगे तो इस पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये पार्ट एज इट इज है। तो ध्यान रखना, जब आप सामने 0 बना रहे हैं तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। सीधे सीधे 1 के सामने जब आप ये ऑपरेशन लिख देते हैं तो सीधे सीधे 1 के सामने 0 लिखो और नीचे जैसा लिखा वैसा कॉपी कर दो। -2 8 एंड 8। अब क्या करें, अब हमें यहां पर 1 बनाना है। क्यों? क्योंकि ये आपके 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें इन तीनों को 1 बनाना है। तो कैसे करेंगे भाई, पहले इसको 1 बनाओ, फिर इसके हेल्प से इन दोनों को 0 बनाओ और इस 1 की हेल्प से इसको भी 0 बनाओ, फिर इसको 1 बनाओ, इसके हेल्प से इसको 0 बनाओ और इसके हेल्प से इसको 0 बनाओ और उसके बाद इसको 1 बनाओ। ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है। बात समझ में आ गई? ये प्रोसेस हमें क्या करना है, फॉलो करना है। आप जरा ध्यान से देखिएगा। देखो, तो मुझे क्या करना है, इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के मेरे पास दो तरीके हैं, है ना भाई। या तो मैं R2 रो को -2 से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा, पहला तरीका। या मैं C2 कॉलम को -2 से डिवाइड कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से कोई भी तरीका आप लगाइए, दोनों ही सही है। तो चलिए यहां पर मैं एक काम कर लेता हूं, क्या करें, C2 है ना, या सी चलिए R2 में चेंज कर लेता हूं। R2 को मैं -1/2 से कर देता हूं मल्टीप्लाई, तो ये 1 बन जाएगा। कितना आएगा जरा ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आएगी उसमें देखिए R2 में चेंज है, R1 में तो कोई चेंज नहीं है, 1 0 0। R2 में चेंज आएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 1, ये तो 0 है, ये 1 बनेगा और ये -4 बनेगा, क्योंकि जब आप -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बनेगा। 0 -2 एंड 8, यहां तक हम पहुंच गए। तो ये हमारा 1 बन गया। अब इस 1 के हेल्प से इस -2 को 0 बनाएंगे और इस -4 को भी 0 बनाएंगे, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेशन लिख लेते हैं। हमें इसको 0 बनाना है -2 को, तो इसका मतलब हमें R3 में चेंज करना पड़ेगा। R3 में चेंज R3 प्लस, देखो इस -2 में +2 ऐड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हमें R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। भाई 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 2 कितना बन जाएगा, 0। तो अब हमारे पास नई मैट्रिक्स आ जाएगी और नई मैट्रिक्स देखिए क्या आएगी। तो अब हमें मिलेगी एक न्यू इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। R3 में चेंज करना है, पहली दो रो में कोई चेंज नहीं है तो 1 0 0 0 1 -4 और इसमें चेंज आएगा तो ये 0 बन जाएगा, तो ये तो 0 है, ये भी 0 बनेगा। अब यहां पर देखो जरा, R3 में कितना है, 8, और जब आप इसको माइनस देखिए 8 में और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 बनेगा, दोनों को ऐड करेंगे 0 बनेगा, इसका मतलब यहां पर भी 0 बन गया। क्लियर है, यहां पर भी क्या बन गया, 0 बन गया। अब क्या करना है, अब देखो इस 1 के हेल्प से इसको भी तो 0 बना, भाई 1 के नीचे 0 बनाया, 1 के सामने भी 0 बनाओगे आप। तो अब क्या ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे और हम C3 में चेंज करेंगे। C3 में चेंज C3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ C2। देखो C3 में चेंज C3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ C2। तो जैसे ही आप इस ऑपरेशन को लगाएंगे, यहां पर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। देखिए C3 में चेंज करना है तो पहले दो कॉलम में कोई चेंज नहीं है, 0 1 0, है ना। अब यहां पर देखो ये 0 आएगा और ये भी 0 बन जाएगा और ये तो 0 पहले से ही है। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखो, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, लेकिन ये मैट्रिक्स 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनी। आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं, यहां पर जो आपको नई मैट्रिक्स मिली है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर केवल 2x2 का है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है जिसको हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये I2 है, क्या है, I2। ये एक नल मैट्रिक्स है और ये भी एक नल मैट्रिक्स है और ये भी एक नल मैट्रिक्स है।
तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। ये क्या है? ये आपके मैट्रिक्स की आ गई नॉर्मल फॉर्म। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक भी आ गई 2। तो इस मैट्रिक्स की आपकी रैंक कितनी है? इस मैट्रिक्स की आपकी रैंक है 2। चलिए, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ पर देखो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, जब हमने उसको कन्वर्ट किया नॉर्मल फॉर्म में, तो हमें यहाँ पर केवल 2x2 ऑर्डर की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर 3x3 या 4x4 है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको वहां से 3x3 ऑर्डर की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले या 4x4 की मिले, उससे कम की भी मिल सकती है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको जरा ध्यान से देखो, यहां पर इसका ऑर्डर है 3x4। तो सीधी सी बात है, यहां पर कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर से ज्यादा की बन ही नहीं सकती, है ना? तो आपको क्या करना है, इसमें से जो ये आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिखाई दे रही है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। जब आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये अपने आप ही नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं गिवन मैट्रिक्स को लिख लेता हूं। गिवन मैट्रिक्स ए कितना है? 1 2 1 1 2 1 0। ये मेरे पास एक गिवन मैट्रिक्स है। -2 -2 4 3 एंड 0 1 0 2 -8। तो ये हमारे पास एक 3x4 ऑर्डर की क्या है? मैट्रिक्स गिवन है। इसको हमें कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में मतलब आपको पहले उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। चलिए, तो हमें क्या करना है, इन पहले इस एलिमेंट को 1 बनाना है, लेकिन फिर से ये ऑलरेडी हमारा 1 है ना? तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 के नीचे दोनों को 0 बनाएंगे। दोनों नंबर को क्या बनाएंगे? 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा? R2 में चेंज R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1। देखो, R2 में चेंज R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1। उसके बाद R3 में चेंज R3 प्लस माइनस करना पड़ेगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, है ना? 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। R3 माइनस R1, ये दोनों ऑपरेशन आप लगाएंगे, ये दोनों 0 बन जाएंगे। तो देखिए, इन दोनों को 0 बना देते हैं। ध्यान दें जरा। तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी, हमें क्या मिलेगी? देखिए, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 और 0। सेकंड रो में चेंज करना है, तो सेकंड रो में क्या है? -2 4 3 0, है ना? इसमें हमें क्या करना है? ऐड करना है 2 टाइम्स ऑफ R1। तो ये आ जाएगा 2 4 2 0। कितना आ जाएगा? 0 8 5 0। तो ये आएगा 0 8 5 एंड 0। फिर उसके बाद R3 में से R1 को माइनस करना है, तो देखो 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2, उसके बाद 2 माइनस 1 1 एंड 0। तो ये मैट्रिक्स मुझे मिलेगी। तो यहाँ पर देखो 1 के नीचे मैंने 0 बना दिया। अब 1 के सामने 0 बनाएंगे। तो 1 के सामने 0 आप इसको बनाएंगे, ये पहले से 0 है। तो उसको नहीं बनाएंगे जो पहले से है। तो हमें इसको 0 बनाना है, तो C2 में चेंज करना पड़ेगा। और C2 में हमें ऐड करना पड़ेगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ C1। उसके बाद हमें C3 में चेंज करना होगा, और C3 में हमें ऐड करना पड़ेगा, सॉरी, C3 में से सीधे C1 को माइनस कर देते। तो इन दोनों ऑपरेशन को आप जब लगाएंगे तो ये भी 0 बनेगा और ये भी 0 बनेगा। तो चलिए दोनों को 0 बना देते हैं। दोनों को 0 बना देते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा। C1 में कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 0, है ना? अब देखो, इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना, ये पहले से 0। और मैंने आपको कहा था जब आप 1 के सामने 0 बनाते हैं, तो ये वाला पार्ट कभी चेंज नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो कितने आसान हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। 0 0 0, और नीचे का पार्ट जैसा है वैसा का वैसा ही आप कॉपी कर देंगे। 8 5 0 -2 1 एंड 0, ये आ गया।
क्लियर है? अब क्या करना है, अब जरा ध्यान से देखो, अब मुझे इसको 1 बनाना है। यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे बनाना है 1। अब इसको 1 कैसे बनाएंगे, देखो जरा भाई। 1 बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके, कुछ नहीं समझ में आए ना, बाई चांस आपको कभी कुछ ना समझ में आए तो सीधे डिवाइड करो, 1 बन जाएगा सीधे जब आप डिवाइड करेंगे, है ना। लेकिन अभी क्या हमें कोई और तरीका दिखाई दे रहा है जिससे हम इसको 1 बना सकते हैं, क्या कोई तरीका है? ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर एक, यहां पर हमें इसको 1 बनाना है ना। तो एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, इंटरचेंज कर देंगे दोनों को, इंटरचेंज कर देते हैं दोनों को, है ना। देखो इंटरचेंज करने से थोड़ा सा फायदा होगा, बाकी आप 8 से डिवाइड भी कर सकते हैं। आप इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए C2 कॉलम को, या R2 रो को 8 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप डिवाइड करके भी 1 बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंटरचेंज कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर R2 रो को R3 रो के साथ इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो इंटरचेंज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पर -2 आ जाएगा, तो 1 0 0 0, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, है ना। थर्ड रो सेकंड में आ जाएगी, तो 0 -2 1 एंड 0, और यहां पर 0 8 5 एंड 0, ये मेरे पास आ जाएगा इंटरचेंज करने के बाद। तो R2 को मैंने R3 के साथ क्या किया, इंटरचेंज किया ना। अब आगे देखो, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको 1 बनाना है। ध्यान दीजिएगा, इसको 1 बनाना है, तो आप एक काम करिए, C2 कॉलम को -2 से डिवाइड कर दीजिए, तो C2 में चेंज -1/2 ऑफ C2, ऐसा आप कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए ना। C2 में चेंज करना, C1 में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0। C2 में 2 से डिवाइड, -2 से डिवाइड करना है, या -1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, और ये -4 आएगा ना। 0 1 5 0 0 0, ये मेरे पास आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या करना है, अब मुझे इस 1 की हेल्प से इस 4 को 0 बनाना है ना। तो चलिए इसके लिए ऑपरेशन लगा देते हैं, देखिए कितना आ जाएगा ना। 4 इसको 1 बनाना है तो R3 में चेंज करना पड़ेगा, R3 में चेंज, और क्या चेंज करना पड़ेगा भाई, इसको 0 बनाना है तो इसमें -4 में +4 ऐड करना पड़ेगा। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए, तो R3 में चेंज, R3 में चेंज, R3 +4 टाइम्स ऑफ R2, 4 टाइम्स ऑफ R2, ऐसा जब आप करेंगे तो आपको ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा, आपको यहां पर मिल जाएगा, अब आपको यहां पर मिलेगा, R3 में चेंज कर रहे हैं, पहली दो रो में कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 0 एंड 0, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, सेकंड में कोई चेंज नहीं, तो 0 1 1 0 0 1 1 0 ना। इसमें चेंज करेंगे तो पहला नंबर तो 0 ही है, ये भी 0 बन जाएगा, है ना। अब आप इसमें कर क्या रहे हैं, आप R2 में 4 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर रहे हैं, तो ये 4 + 5 9 बनेगा, और ये तो 0 ही रहेगा। यहां तक हम पहुंच गए। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान से देखो, अब हमें 1 के सामने 0 बनाना है, तो 1 के सामने दो नंबर है, एक 1 है और एक 0, ये तो पहले से 0, बस हमें इसको 0 बनाना है। और ये किस में लिखा है, C3 में, तो C3 में चेंज करेंगे, और C3 में से इसको 0 बनाना इसकी हेल्प से, तो C3 में से C2 को कर देंगे माइनस। ऐसा करने पर आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो C3 में चेंज करना है, पहले दो कॉलम में कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 0 0 1 0, और यहां पर आप जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये तो 0 रहेगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, 9 - 0 9 आ जाएगा, और यहां पर ये तीनों 0 ही रहेंगे। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब क्या करें, अब देखो इस 9 को 1 बना, है ना। अब इसको 1 आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, या तो आप R3 रो को 9 से डिवाइड कर दीजिए, 1 बन जाएगा, या आप C3 कॉलम को 9 से डिवाइड कर दीजिए, 1 बन जाएगा। चॉइस आपकी है, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं R3 में चेंज कर देता हूँ, और R3 को
1/9 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, या 1/, मतलब 9 से कर देते हैं डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? जो हमें न्यू मैट्रिक्स मिलेगी वो न्यू मैट्रिक्स हमारी होगी, देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके पास ये 1 बन जाएगा, यानी कि आपके पास यहाँ पर मिलेगा 1 0 0 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम 0 1 0, थर्ड कॉलम 0 0 1, और यहाँ पर आपका आ रहा है 0 0 0। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाई दे रही है वो 3/3 ऑर्डर की दिखाई दे रही है ना, 3/3 ऑर्डर की। तो इसको अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखेंगे? इसको नॉर्मल फॉर्म में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3, और ये एक नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये क्या है? ये है आपकी नॉर्मल फॉर्म। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म, है ना। और नॉर्मल फॉर्म जब आपके पास आ चुकी है तो अब यहां से आप मैट्रिक्स की रैंक लिख सकते हैं, और मैट्रिक्स की रैंक होगी यहाँ पर 3। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कोई डाउट आपको रहना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिड्यूस द मैट्रिक्स ए टू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। इसकी रैंक फाइंड करनी है नॉर्मल फॉर्म से। तो इस तरह के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और इस बार जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 4/4 का है, 4/4 का। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए जरा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ। गिवन मैट्रिक्स हमारे पास है -2 1 1 0, -2 1 1 0। उसके बाद सेकंड कॉलम है -1 2 0 1, -1 2 0 1, -1 2 0 1, 3 -3 3 -3 1 1। उसके बाद -1 एंड 1 -1, ये मेरे पास है। अब मुझे क्या करना है? इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है, इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको 1 बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको इसको 1 बनाना है। ये 1 नहीं है इस बार, तो आपको यहाँ पर इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, R1 R2 रो को इंटरचेंज कर लेते हैं। देखिए आप C1 C2 को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा क्योंकि माइनस को प्लस भी बनाना पड़ेगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, R1 R2 को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो R1 रो को मैं इंटरचेंज कर लेता हूं R2 रो के साथ, तो हमारा 1 आ जाएगा। तो हमें जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी उसमें देखिए क्या होगा, ये सेकंड रो फर्स्ट में पहुंच जाएगी, तो 1 2 -3 -1, और फर्स्ट रो सेकंड रो में आ जाएगी -2 -1 3 -1। बाकी सेम रहेगा, 1 0 1 1, और फोर्थ रो रहेगी 0 1 1 एंड -1। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब देखो क्या करना है ना, अब हमें इस 1 के नीचे इन तीनों को 0 बनाना है ना। तीन ऑपरेशन हम एक साथ लगा देते हैं। तो R2 में चेंज R2 प्लस R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1। भाई इस -2 में +2 ऐड कर दो, 0 बन जाएगा, तो इसमें 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। नाउ R3 में चेंज, ये देखो R3 में चेंज, R3 में से R1 सीधे माइनस कर दो, R3 में से सीधे R1 को माइनस कर दीजिए। नाउ R4 में चेंज, अच्छा R4 में चेंज करने की जरूरत नहीं है, R4 ऑलरेडी 0 है। भाई ये तो 0 है ना ऑलरेडी। भाई ये दो ऑपरेशन लगाने हैं और हमारे पास यहाँ पर एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी। ध्यान से देखिए कितना है ना। इसको जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 4/4 की हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी। पहली दो, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, तो 1 2 1 2 -3 एंड -1, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रो में चेंज है, सेकेंड रो में क्या करना है आपको, 2 टाइम्स ऑफ R1 ऐड करना है। देखिए सेकेंड रो है क्या, -2 -1 3 और -1, ये आपकी सेकेंड रो है। इसमें +2 R1 ऐड करना है, तो ये 2 1 जा 2 बनेगा, 2 2 जा 4 बनेगा, -6 और -2, बस दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 3 -3 एंड -3, तो 0 3 0 3 -3 एंड -3, ये आपके पास आ जाएगा।
अब इसके आगे देखिए ना, R3 में चेंज करना, सीधे सीधे R3 से R1 को माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, उसके बाद 1 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 3, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 मतलब 4 आएगा, और 1 प्लस, देखो 1 माइनस माइनस प्लस बनेगा तो 1 प्लस 1 2 आए, तो यहाँ पर 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ रो में कोई चेंज नहीं है, तो 0 1 1 एंड 1, क्लियर है ना। अब आगे क्या करना है, देखो 1 के नीचे हमने 0 बना दिए, 1 के सामने 0 बनाएंगे, तो हमें यहाँ पर अगेन 3 ऑपरेशन लिखने पड़ेंगे कॉलम के। देखो सामने वाले कॉलम से 0 बनते हैं हमेशा, तो C2 में चेंज, C2 में चेंज, और C2 प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1 कर दीजिए, मतलब इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए। फिर C3 में चेंज करेंगे, C3 में चेंज, C3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C1, देखो ये माइनस है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए। नाउ C4 में चेंज, अब यहाँ सीधे सीधे ऐड करना, C4 में C1 0 बन जाएगा, तो ये तीनों ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास बहुत ही आसानी के साथ बिना किसी कैलकुलेशन के अगला स्टेप आ जाएगा। देखो 1 के सामने तीनों 0 बन जाएंगे, और बाकी ये वाला पार्ट सेम आएगा एज इट इज, क्योंकि इसमें कभी कोई चेंज नहीं होता है जब आप सामने वाले 0 बनाते हैं। तो यहाँ पर 1 0 0 0, और यहाँ पर भी 0 0 0, अब बीच वाला पार्ट ऐसे लिख देते हैं, 3 माइनस 2 एंड 1, माइनस 3 4 एंड 1, माइनस 3 2 एंड 1, ये मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, इसके आगे अब हमें क्या करना है, इसके आगे हमें इसको 1 बनाना है। अब देखो इसको 1 बनाने के लिए आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर देखो, या तो आप इसको और इसको इंटरचेंज कर लीजिए, या इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब क्योंकि इस लाइन में तीनों ही 3 हैं, तो इसलिए आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड ही कर लेता हूँ, क्योंकि जब डिवाइड करने से कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, तो डिवाइड करने में ज़्यादा फायदा है। भाई जहाँ पर फ्रैक्शन ना आए वहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर R2 रो में चेंज करूंगा, और R2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर, यानी कि 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। बोलो बात समझ में आ रही है। चलिए, तो अगला स्टेप में क्या आ जाएगा जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे, देखिए R1 में कोई चेंज नहीं है, R2 में सिर्फ चेंज है, तो 1 0 0 0, ठीक है ना। इसको 0 1 0 1 -1 3 से डिवाइड करने के बाद, यहाँ पर एज इट इज नीचे वाले तो दोनों सेम लिखने, 0 -2 4 और 2, उसके बाद 0 1 1 1, तो 0 1 1 1। अब क्या करें, देखो ये 1 हमारा बन चुका, अब हमें इस 1 के नीचे दोनों को 0 बनाना है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो हमें यहाँ पर अगेन 2 ऑपरेशन लिखने पड़ेंगे, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो ये R2 में है, तो R2 में चेंज करेंगे, और R2 में ऐड कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी R2 नहीं है, R3 है, इसमें ये R3 में है, तो हम यहाँ पर R3 में चेंज करेंगे, और R3 में ऐड कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ R2, उसके बाद R4 में चेंज करेंगे, और R4 में से सीधे R2 को माइनस कर दीजिए, ये 0 बन जाएगा। ये दोनों ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे ये दोनों 0 बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा R3 और R4 में चेंज है, पहली 2 रो में कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर मैं मैट्रिक्स बना लेता हूँ, देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 0 0, सेकेंड रो में भी शायद कोई चेंज नहीं है, तो 0 1 -1 -1, 0 1 -1 -1, उसके बाद R3 में चेंज है, R3 में देखो ये तो 0 बन जाएगा, तो 0 0 बनेगा, पहले तो 0 0, उसके आगे देखो क्या बनेगा, यहां पर ध्यान से देखो, देखिए यहां पर R3 ये रहा 4, और ये बनेगा -2, तो 4 -2 2, तो यहां पर तो आ जाएगा 2। उसके बाद देखो यहाँ पर इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो -2 + 2 ये 0, इसका मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0 आए,
तो 2 0 आ जाएगा। तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा। अब नीचे चलते हैं, देखो ये 0 बन जाएगा, तो ये 0, ये भी 0, तो पहले दोनों तो 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0। आगे देखो क्या आता है ना, R4 में से R2 को माइनस करना है, तो 1 में से जब माइनस करेंगे माइनस को, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, यानी कि ये भी 2 आएगा और ये भी 2 आएगा, तो दोनों 2 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हमें इस 1 के सामने 0 बनाना है, तो जब आप 1 के सामने 0 बनाएंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर 2 ऑपरेशन लिखते हैं 1 को 0, इन दोनों को 0 बनाने के लिए। तो C3 में देखो, ये C3 में चेंज C3 प्लस C2 इसके हेल्प से बनाएंगे, दोनों को ऐड कर दो। C4 में चेंज C4 प्लस C2, ये दोनों ऑपरेशन लगाते ही आपके ये दोनों 0 बन जाएंगे। तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी, देखिए C3 और C4 में चेंज है, पहले दो कॉलम में कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 0 0, उसके बाद 0 1 0 0, इसमें चेंज करेंगे तो देखो ये दोनों 0 बनेंगे, बाकी ये एज इट इज आएगा, सेम आएगा, 0 0, ये दोनों 0 बन जाएंगे और ये बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा लिखा है, 2 0 2 2, ये मेरे पास है। अब क्या करना है, अब इसको 1 बनाना है। बात समझ में आ रही है ना, इसको 1 बनाना है, कैसे बनाए, देखो या तो आप R2 को 2 से डिवाइड कर दो, ये 1 बन जाएगा, या आप C3 को 2 से डिवाइड कर दो, उसके बाद भी ये 1 बन जाएगा। तो मैं C2 को 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो यहां पर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा C2 में चेंज, और C2 को मैं 1/2 से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मल्टीप्लाई करने पर ये क्या क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो देखिए कितना आएगा, तो C2 में, C2 नहीं C3 है, क्या है, C3 है। थोड़ा सा ऑपरेशन करेक्ट कर लेते हैं, C3, तो C3 में चेंज और 1/2 C3 कर देता हूं। तो देखिए कितना आएगा, जरा ध्यान से देखिए ना। अब हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आएगी, न्यू मैट्रिक्स, C3 में चेंज आएगा, C1 और C2 में कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 0 0, देखो 1 0 0 0, उसके बाद यहाँ पर आएगा 0 1 0 0 0 1 0 0, इसमें चेंज आएगा, ये दोनों नीचे के 1 बन जाएंगे 2 से डिवाइड करने पे, तो 0 0 1 1, और इसमें कोई चेंज नहीं है, तो 0 0 0 एंड 2। चलिए अब देखो हमने यहाँ पर भी 1 बना दिया, अब इस 1 के नीचे बनाएंगे 0, तो यहाँ पर इसको 0 बनाने के लिए एक हमें रो ऑपरेशन लिखना पड़ेगा। भैया R4 में है, तो R4 में चेंज R4 माइनस R3, R4 माइनस R3, देखिए क्या आ जाएगा, R4 में चेंज है, पहली 3 रो सेम लिखेंगे, पहली 3 रो सेम, 1 0 0 0, उसके बाद 0 1 0 0, उसके बाद 0 0 0, सॉरी 0 0 1 एंड 0, और यहाँ पर देखिए 0 0, इसमें से इसको माइनस करना तो ये भी 0, 2 माइनस 0 तो ये भी 0, ये मेरे पास क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाने के लिए देखिए, इसको 1 बनाने के लिए आप इस रो को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इस कॉलम को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, सी या आर में, R4 में चेंज और इसको 1/2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 1, कितना बन जाएगा, 1 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए 1 आने के बाद आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए तो जो न्यू मैट्रिक्स आपको मिलेगी, जो न्यू मैट्रिक्स आपको मिलेगी, तो इसमें यहाँ पर 1 बन जाएगा, तो ये हमारा आएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, और यहाँ पर हमारे पास बन रहा है I4। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई, मैट्रिक्स की रैंक हो गई 4, और यही हमारा इसका फाइनल क्वेश्चन का आंसर भी है। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए, है ना? चारों अलग-अलग टाइप के थे। तो मुझे लगता है अब आपको यहाँ से रैंक को कैलकुलेट करना अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, रैंक को कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ईज़ी तरीके से आप रैंक को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, 4 यहाँ पर और लिखे हुए क्वेश्चन हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कि रैंक के क्वेश्चन आपको सॉल्व
कैसे करना। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। तो आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन लिखे हैं अगेन ये चारों क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लें, प्रैक्टिस कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच।